नमस्कार दोस्तों, कोटा करियर पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र सिंह नरूका, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने टॉपिक रखने जा रहा हूँ, स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स पार्ट 5। इस टॉपिक के अंदर मैं मुख्यतः बात करना चाहूँगा दो टॉपिक्स के बारे में। एक बंगाल के अंदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में और दूसरा पीसेंट्स मूवमेंट के बारे में। दो टॉपिक है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल एंड देन वी विल प्रोसीड ऑन टू द पीसेंट्स मूवमेंट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट समय तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होता है, जिसमें खास नाम जो है छापेकर ब्रदर्स का रहा। उसके बाद में श्यामजी कृष्णा वर्मा एंड देन विनायक दामोदर सावरकर और सिंपली वी कैन से वीर सावरकर। इनके बाद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बंगाल में ज़ोर पकड़ता है। भारत में दो जगह खतरनाक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होता है, एक महाराष्ट्र एक बंगाल। बंगाल के अंदर इसकी शुरुआत करते हैं, एक बैरिस्टर होते हैं और उन बैरिस्टर का नाम होता है प्रमथनाथ मिश्रा। इन्होंने एक संस्था बनाई, एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था अनुशीलन समिति। इस संस्था को इन्होंने लोगों से जोड़ दिया। इस संस्था को इन्होंने 1900 के आसपास में तैयार किया था। तो प्रमथनाथ मिश्रा वॉज द सोर्सेस थ्रू विच अनुशीलन समिति वॉज फॉर्म्ड एंड द पीपल वेर मेड अवेयर अबाउट देयर राइट्स। बंगाल में राजनीतिक जागृति बंगाल विभाजन के बाद आई थी, यानी कि जब बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में। बंगाल आज जो हमारे पास बंगाल है उसे वेस्ट बंगाल कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल भी है एक, लेकिन उसे आज एक देश का नाम दिया गया है बांग्लादेश। अंग्रेज़ों के समय दो बंगाल थे, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो है वो उस समय के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के लिए था, मुस्लिम मेजॉरिटी पीपल के लिए था, और वेस्ट बंगाल हिंदू मेजॉरिटी पीपल के लिए था। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। सो बंगाल वॉज डिवाइडेड इन 1905। तो जब बंगाल का पार्टीशन होता है, इस पार्टीशन का जो प्रभाव है लोगों को काफ़ी आघात पहुंचता है कि हमारे भाइयों को अलग कर दिया गया है। सो अवेयरनेस इन बंगाल वॉज क्रिएटेड। लोग जो है जागरूक होने लग गए, और ये जागृति इनके अंदर बंगाल विभाजन के बाद आई थी, जो कि 1905 में होता है। 1905 की और एक घटना है, वारिंदर कुमार घोष नाम के एक लेखक ने भवानी मंदिर नाम की एक किताब लिखी थी। अब ये भवानी मंदिर क्या है? भवानी मंदिर एक पुस्तक है जिसके अंदर किस तरह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा उसके बारे में डिटेल जानकारी थी, कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, और कैसे उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए, कैसे अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक करवाए जाए। ये सारी की सारी जानकारी इस पुस्तक के अंदर थी, भवानी मंदिर के अंदर। सो इन 1905 वारिंदर कुमार घोष, ही वॉज द वेल नोन ऑथर, he wrote Bhavani Mandir book in which the activities of revolutionaries, how to revolutionize them, how to organize them, all the detailed informations were written in it. इसके बाद में एंटी ब्रिटिश थॉट्स जो है वो प्रस्तुत किए गए थे। कई ऐसी पुस्तकें चली जिनके अंदर जो है ब्रिटिश विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की गई थी। इन्हीं में से दो मैगजीन्स के नाम हैं, युगांतर, संध्या। हालांकि आप इन दो नामों को याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। तो दो पुस्तकें थी, युगांतर एंड संध्या। इन दिस टू बुक्स एंटी ब्रिटिश थॉट्स वेर पब्लिश्ड। हालांकि बाद में ये बैन हो गई थी बुक्स, लेकिन फिर भी लोगों तक इनके विचार फैलने लग गए थे, और लोग अपने आप में इन चीज़ों को इनकलकेट कर रहे थे, हैबिट में ला रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ गतिविधियां करके। एक अन्य पुस्तक मुक्ति कौन पाठे नाम की एक बुक लगाई गई थी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, ये बंगाली में है, मुक्ति कौन पाठे। तो इसका हिंदी अर्थ होता है मुक्ति किस मार्ग से मिलेगी, यानी थ्रू व्हाट वेज वी कैन अचीव फ्रीडम, ये इसका इंग्लिश मतलब होता है। तो इस बुक के अंदर मुक्ति कौन पाठे में सोल्जर से रिक्वेस्ट की गई थी, भारतीय सैनिकों से आग्रह किया गया था कि वो क्रांतिकारियों को हथियार दें, टू प्रोवाइड वेपन्स टू रेवोल्यूशनरीज सो दैट these revolutionaries can fight well with the Britishers and make way for our freedom। तो ये था बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। शॉर्ट नोट्स में इन 5 पॉइंट्स को 6 नंबर के तौर पर पूछा जा सकता है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो प्रोसीडिंग फर्दर, अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की,
जो है पीसेंट्स मूवमेंट यानी कि किसान आंदोलन, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे को बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड क्या है कि भारत की जो प्राचीन कृषि व्यवस्था है उसको अंग्रेज़ों ने जो नई नीतियाँ दी है, नई प्रशासनिक व्यवस्था दी है, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय कृषि व्यवस्था को धीरे धीरे तोड़ दिया था। सो ओल्ड एज इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम इट वॉज बैडली डैमेज्ड बाय द न्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। अंग्रेज़ों की नई नीतियों ने इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को डिटीरोइट कर दिया था, डैमेज कर दिया था, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तो अब इस क्या था, न्यू पॉलिसीज़ के अंदर क्या था? अंग्रेज़ों की इस न्यू पॉलिसीज़ में नए प्रकार के भूमिपति यानी कि ज़मींदार्स, लैंडलॉर्ड्स वो पैदा हुए, जिससे ग्रामीण भारत में एक नई सोसाइटी सामने आती है। न्यू सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इनटू द न्यू प्लेटफॉर्म दैट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये भारतीय लोगों को पसंद नहीं थी। इसके अलावा कुछ और भी वजह थी जिसकी वजह से भारतीय किसान नाराज़ थे। पहली वजह थी अत्यधिक सरकारी टैक्स। दूसरी वजह ज़मींदार लोगों का प्रॉफिट, ज़मींदार लोग अपना प्रॉफिट ज़्यादा चाहते थे। इसके अलावा मनी लेंडर्स, उस समय बैंक्स वगैरह तो किसानों की पहुंच में थे नहीं, जो पहुंच में थे वो बड़े लोगों की पहुंच में थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मनी लेंडर्स, जो मनी लेंडर्स थे, साहूकार थे, वो काफ़ी भारी भरकम ब्याज चार्ज करते थे किसानों से। तो इन सभी चीज़ों ने किसानों को अपने चंगुल में फंसा लिया था। इन शॉर्ट यू कैन से एक्सेसिव गवर्नमेंट टैक्स, profit sharing, much profit sharing of zamindars and interest on capital of money lenders, all these trapped the Indian farmers। तो इसकी वजह से भारतीय फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा त्रासदी में फंस जाते हैं। उनके पास कोई चारा बचता नहीं है सिवाय आंदोलन के। उन्हें आंदोलन करने का भी आइडिया नहीं था कि ये कैसे किया जाए। उसके लिए भी उन्हें किसी न किसी व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो बड़े व्यक्तियों के गाइडेंस मिले भी और वो सफल भी हुए थे उसके अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए इस नए लैंडलॉर्ड सेक्शन और मिडिलमैन, इसके अलावा लालची और भ्रष्ट साहूकारों ने मिलकर किसानों को बहुत ज़्यादा गरीब बना दिया था। न्यू ज़मींदार्स, मिडिलमैन, ट्रेडर्स, दीज वर क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार किए गए लोग थे। तो इन्होंने फार्मर्स को डे बाय डे पुअरर करते गए। फार्मर्स यहाँ से ज़्यादा गरीब होते गए। 19वीं सेंचुरी तक किसान इस स्थिति में आ गए कि वो अंग्रेजी शासन यानी कि ब्रिटिश रूलिंग सिस्टम, फिर इसके बाद में लोकल टॉर्चर्स, फिर कैपिटलिस्ट, इन सब के बंधनों को तोड़ना चाहते थे वो लोग। इन सब को ख़त्म करना चाहते थे और अपने लिए एक नई व्यवस्था बनाना चाहते थे। और इनका एक ही उनके पास आंसर था, वो था पीसेंट्स मूवमेंट यानी किसान आंदोलन। सो लेट्स सी व्हाट वर द रीजंस फॉर पीसेंट्स मूवमेंट। पीसेंट्स मूवमेंट्स के क्या रीजंस थे? ये ऊपर वाले जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये बैकग्राउंड्स हैं, इंट्रोडक्शन है पीसेंट्स मूवमेंट का। इसके बाद में रीजंस आपको ऊपर 3 पॉइंट से समझ में आ ही गया होगा। इसके अलावा भी एक सटीक पॉइंट है जो आपके रीजंस को बराबर बताएगा। सबसे पहला है अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक भूकर नीतियाँ यानी कि एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा लैंड टैक्स वसूला जाता था। इसके बाद में बार बार होते अकाल सूखे की समस्याएं, फ्रीक्वेंटली अकरिंग ड्रॉट फॉर लॉन्गर टाइम्स, ये भी किसानों के लिए बड़ा दुख था। साथ ही ज़मींदारों और सामंतों के द्वारा, ज़मींदार्स एंड फ्यूड्स दे चार्ज्ड एक्स्ट्रा टैक्स एंड प्रॉफिट्स, ये भी अधिक कर और टैक्स चार्ज किया करते थे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ज़मींदार और फ्यूड्स दोनों में डिफरेंस होता है। फ्यूड्स ये 14th सेंचुरी 13th सेंचुरी में आई व्यवस्था थी जिसमें एक कैपिटलिस्ट आदमी, उसके अंडर में एक गांव, 2 गांव या बहुत सारे गांव हुआ करते थे और वो किसानों से मजदूरी करवाया करता था। उनके हिस्से का प्रॉफिट भी अपने पास रख लिया करता था और उन्हें कुछ मजदूरी देता था। वहीं पर ज़मींदार फ्यूड से मिलते जुलते हैं बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस ये है कि ज़मींदार के पास जो है वो किसानों को शेयरिंग करवाया करता था और उनसे प्रॉफिट शेयर किया करता था, जबकि फ्यूड्स जो है किसानों को सिर्फ़ और सिर्फ मजदूरी देकर किन्नी काट लेते थे। सो एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड प्रॉफिट्स बाय ज़मींदार एंड फ्यूड्स, इन्होंने भी किसानों को खूब नाराज़ किया। द फार्मर्स बिकेम एंग्री, दे बिकेम अनॉयड एंड दे वर फोर्स्ड टू डू पीसेंट्स मूवमेंट। काफ़ी मुश्किल थी उनके लिए लेकिन उन्होंने पीसेंट्स मूवमेंट किया।
एक बड़ा सवाल देखने में ये आता है कि जिन लोगों से पैसे लिया जाते थे, यानी कि मनी लेंडर्स, जिन्हें हम हिंदी में साहूकार कहते हैं, ये लोग बड़े चालाक थे। ये फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेते थे। आप सब जानते हो, जब पैसे किसी को ब्याज से दिए जाते हैं तो उससे साइन करवाए जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पर। किसान अनपढ़ थे, भोले भाले थे, उन्हें नहीं पता था कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो उनमें से एक टर्म्स और कंडीशन ये होती थी कि अगर मैं पैसे नहीं चुका पाऊँ तो मेरी ज़मीन तुम जब्त कर लेना। किसी किसी स्थिति में वो ज़मीनों के कागज़ों पर भी साइन करवा लेते थे, जिसमें लिखा रहता था मैं खुशी खुशी अपनी ज़मीन इस मनी लेंडर को, सो एंड सो मनी लेंडर को प्रोवाइड करता हूँ। ये काम मिडिलमैन ने किया था। सो मिडिलमैन एंड मनी लेंडर्स दे मेड फॉल्स एंड फेक डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैंड्स। तो इससे भी किसान काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए कि जो रोज़ी रोटी का एकमात्र साधन था ज़मीन, वो भी अब छीनता नज़र आ रहा था। सो ऑल दिस फैक्टर्स टुगेदर मेड पीसेंट्स मूवमेंट, जो कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी चर्चा का विषय है। वंस अगेन ध्यान दीजिए, एक्सेसिव लैंड टैक्स बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ज़्यादा टैक्स चार्ज करते थे। दूसरी बात है लंबे समय तक अकाल पड़ना, यानी ड्रॉट फॉर लॉन्गर टाइम। इसके बाद में ज़मींदार और फ्यूड्स के द्वारा एक्स्ट्रा चार्जेस लेना, साथ ही मिडिलमैन और मनी लेंडर्स के द्वारा फर्जी ज़मीनी दस्तावेज़ तैयार करना, जिसके मदद से वो सारी की सारी ज़मीन अपने अंडर में रख लेते थे। और फाइनली उससे होता ये था कि वो वहाँ पर अपनी मनचाही फसल, जैसे अफ़ीम है, टोबैको है, टी है, शुगर है, माफ़ कीजिए शुगर केन है, ये सब ग्रो करवाते थे और एक बड़ा प्रॉफिट अपने हिस्से में ले लेते थे। फिर है मेजर पीसेंट्स मूवमेंट, यानी कि मुख्य किसान आंदोलन। इसमें सबसे पहला नाम आता है पीसेंट्स मूवमेंट ऑफ इंडिगो फार्मर्स इन बंगाल, यानी कि बंगाल के अंदर किसानों का विद्रोह। ये किसान जो है इंडिगो फार्मर्स थे, यानी नील उगाने वाले फार्मर्स थे। आपने शुरुआत से ही पढ़ा होगा कि बंगाल के अंदर इंडिगो ग्रो करने वाले फार्मर्स थे। इंडिगो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में कपड़ों के लिए यूज़ की जाती थी, रंग देने के लिए। तो उसी को लेकर है ये टॉपिक, इंडिगो। दिस रिवोल्ट वॉज सपोर्टेड बाय लोकल ज़मींदार्स, ट्रेडर्स टुगेदर विथ रिच फार्मर्स एंड मनी लेंडर्स। यहाँ पर इस विद्रोह में किसानों का साथ ज़मींदारों ने दिया, साहूकारों ने दिया और धनी किसानों ने भी दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये धनी किसान, ज़मींदार, व्यापारी वर्ग, ये लोग कैसे इनका साथ दे सकते हैं? भाई ये लोग तो किसानों के विरुद्ध थे, किसानों को लूटते थे। दरअसल बात ये है कि जो लोकल ज़मींदार थे, इनकी ज़मींदारी राइट्स छीन लिए जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा। क्यों छीन ली जाती थी? क्योंकि अंग्रेज़ों को ये टैक्स नहीं भर पाते थे टाइम पे। टैक्स इसलिए नहीं भर पाते थे क्योंकि किसानों के पास फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। तो इन ज़मींदारों के क्या अधिकार छीन लिए जाते थे और इन ज़मींदारों के अधिकार दे दिए जाते थे यूरोपियन ऑफिसर्स को। यही हाल मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स का होता था। तो यूरोपियन ट्रेडर्स, यूरोपियन मनी लेंडर्स, यूरोपियन ज़मींदार, ये धीरे धीरे भारत के फार्मिंग सेक्शन की तरफ आगे आने लग गए थे। तो ये जो लोकल ज़मींदार थे, स्थानीय ज़मींदार, स्थानीय व्यापारी वर्ग, इन सभी ने भारतीय किसानों का साथ देना सही समझा था। दरअसल ये जो विद्रोह है ये अंग्रेज भूपतियों के विरुद्ध था, यानी कि दिस रिवोल्ट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश ज़मींदार्स। क्या था कि कुछ रिटायर्ड यूरोपियन ऑफिसर्स, उन्होंने किसानों से ज़मीन छीन ली थी, ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया था। ये 19वीं सेंचुरी की बात है कि कुछ अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों ने बंगाल तथा बिहार के ज़मींदारों से भूमि प्राप्त कर ली थी, लैंड ओनरशिप हासिल कर ली थी और वहाँ पर इंडिगो की खेती शुरू कर दी थी इन्होंने। न सिर्फ इन्होंने इतना किया बल्कि इन्होंने किसानों को ऐसी शर्तों पर इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जो कि किसानों के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं थी, लाभकारी नहीं थी। तो अप्रैल 1860 के अंदर किसान हड़तालों पर चले जाते हैं। द फार्मर्स वेंट ऑन टू स्ट्राइक, और ये स्ट्राइक होती है बारासात सब डिवीज़न में, यानी कि बारासात उपविभाग में, पावना और नादिया ज़िलों में भी। तो इनकी इस हड़तालों से परेशान होकर अंग्रेज़ों ने एक आयोग बिठाया जिसका नाम था इंडिगो कमीशन, इसलिए ताकि
अंग्रेज इनके डिससेटिस्फेक्शन और एंगर से बच सकें। सो इंडिगो कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1860 टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेशंस। यानी कि जो ये जितनी भी उलझनें हुई है इनको ख़त्म करने के लिए इंडिगो कमीशन 1860 बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ साउथ इन 1875, यानी कि 1875 में दक्षिण के विद्रोह के बारे में। इस रिवोल्ट के क्या रीजंस थे? अगेन एक्सेसिव टैक्स, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन की प्राइसेस काफ़ी कम कर दी गई थी। रॉ मटेरियल्स भारत से जाता था यूरोप को, तो उसकी प्राइसेस काफ़ी कम कर दी गई थी, जिसकी वजह से इनकी कमाई भी कम हो गई थी। और इनकी कमाई कम हो गई थी लेकिन इनका टैक्स कम नहीं हुआ, इनको भारी भरकम टैक्स देना पड़ता था। और साथ ही अपने प्रॉफिट में से बहुत बड़ा हिस्सा इनको मनी लेंडर्स को या ज़मींदारों को देना पड़ता था। तो ये मराठा फार्मर्स थे, महाराष्ट्र के रीजन के फार्मर्स थे। और ये लड़ाई जो थी दरअसल महाराष्ट्र के इलाके में थी। महाराष्ट्र के इलाकों में गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों का बोलबाला था। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, ज़मीनों के फर्जी कागज़ बनाए। दे प्रिपेयर्ड फॉल्स एंड डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैंड्स, ऑफ फार्म लैंड्स। और जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने किसानों के खिलाफ ही फैसला सुना दिया। बोला कि आपने इसमें खुद साइन कर रखे हैं, अंगूठे लगा रखे हैं कि आपकी ज़मीन इन गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के हित में है। तो ये किसान बेसिकली अनपढ़ थे, इनको इतना नॉलेज नहीं था। और इनके नॉलेज नहीं होने के चलते ये मनी लेंडर्स इनसे हस्ताक्षर करा लेते थे, साइन करा लेते थे, जिससे सिविल कोर्ट्स में जजेस जो है वो इन मनी लेंडर्स के पक्ष में फ़ैसला दे देते थे और किसान अपनी ज़मीनों से बेदखल हो जाते थे। 1875 में किसानों ने पूना ज़िले के अंदर शॉप्स और हाउसेस पर अटैक कर दिया, जो कि मनी लेंडर्स और ज़मींदारों की हाउसेस थे। यानी साहूकारों के घरों में तोड़फोड़ की, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की, और जितने भी उनको डॉक्यूमेंट्स मिले उन सबको जला दिए। अब न सिर्फ ये इनके खुद के डॉक्यूमेंट्स थे बल्कि दूसरों के भी डॉक्यूमेंट्स जो मिले इन्हें, उन्हें भी जला दिया था। और धीरे धीरे ये आंदोलन पूना से होते हुए अहमदनगर तक फैल गया था। अहमदनगर भी महाराष्ट्र का ही डिस्ट्रिक्ट है, पुणे के आसपास कहीं। तो पुणे से होते हुए अहमदनगर तक पहुंच गया था और बड़ी मुश्किल से इस रिवोल्ट पर काबू पाया गया। पुलिस बुलाई गई, कंट्रोल में नहीं आए, फिर आर्मी बुलाई गई, तब जाकर ये रिवोल्ट कहीं न कहीं जाकर थमा। अंग्रेज़ों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इस रिवोल्ट के लिए कौन सी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। और उन्होंने पाया कि गुजराती और मारवाड़ी मनी लेंडर्स ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने किसानों, भोले वाले किसानों को लूटा है। और इसलिए 1879 में एक कमीशन अपॉइंट की गई जिसका नाम था डेक्कन राइट कमीशन। और ये 1879 में डेक्कन राइट कमीशन जो है ये एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट पारित करती है, यानी कि कृषि राहत अधिनियम पारित कर देती है 1879 में। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ मैं, 1879 में कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, यानी कि एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट, जिसमें किसानों द्वारा ऋण न लौटाने पर गिरफ्तार अथवा जेल में बंद नहीं किया जा सकता। ये कुछ शर्तें थी। इसके बाद हम आगे के टॉपिक पे बात करेंगे, पंजाब में किसान आंदोलन, पीसेंट्स मूवमेंट इन पंजाब। पंजाब का आम किसान ऋणग्रस्त था। कॉमन फार्मर्स वाज हाईली डेप्टेड, बड़ा कर्ज था उसके ऊपर। और दूसरी बड़ी वजह उसके असंतोष की ये थी, द लैंड वेंट इनटू द नॉन फार्मिंग सेक्शंस। जो गैर किसान वर्ग है उसके हाथों में थी पंजाब की भूमि। पंजाब की भूमि काफ़ी फर्टाइल है और इसलिए नॉन फार्मिंग सेक्शन ने उसमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट लिया। तो इस अत्याचार को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने फिर एक्ट पास किया जिसका नाम है पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट 1900। इसके बाद प्रॉब्लम्स समाप्त हुई। आगे बात करते हैं चंपारण पीसेंट मूवमेंट। चंपारण बिहार का एक ज़िला है। यहाँ पर भी यूरोपीय इंडिगो प्रोड्यूसर्स का योगदान आ जाता है, उनकी भूमिका आ जाती है। यूरोपियन इंडिगो प्रोड्यूसर्स दे स्टार्टेड टॉर्चरिंग द कॉमन फार्मर्स ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स बिलोंगिंग टू बिहार। नॉर्दर्न बिहार यानी उत्तर बिहार के चंपारण ज़िले में यूरोपीय
इंडिगो प्रोड्यूसर्स, इन्होंने बिहार के किसानों पर अत्याचार किए, कोड़े बरसाए और उन्हें मजबूर किया कि हमारे लिए इंडिगो प्रोड्यूस करो तुम। अब इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी अलोंग विथ राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने किसानों को मोटिवेट किया कि आपको जुल्म नहीं सहन करनी चाहिए, आपको नॉन वायलेंट मूवमेंट करना चाहिए, अहिंसक आंदोलन करना चाहिए। और इस अहिंसक आंदोलन के चलते इनकी मेहनत रंग लाई और 1917 जून में चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट पास किया गया, जिसके तहत अब किसानों को इंडिगो ग्रो करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था, ज़बरदस्ती नील की खेती कराना बंद कर दिया गया था। देन वी विल प्रोसीड फर्दर एंड डिस्कस अबाउट खेड़ा पीसेंट्स मूवमेंट। खेड़ा गुजरात के अंदर है और ये आंदोलन बम्बई सरकार के विरुद्ध था। दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द बॉम्बे गवर्नमेंट। क्या था बॉम्बे गवर्नमेंट का नियम? बॉम्बे गवर्नमेंट का नियम यह था कि अगर 25% से कम क्रॉप हो तो उसमें पूरी तरह से टैक्स से छूट मिलेगी। स्प्रिंग सीजन में क्रॉप फेलियर होता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बॉम्बे गवर्नमेंट का नियम ये था कि फसल अगर साधारण से 25% कम हो तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्प्रिंग सीजन में क्रॉप फेलियर होता है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर भी टैक्स डिमांड किया। इवन आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रॉप्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांडेड ह्यूज टैक्स। उन्होंने कहा हमारे को नहीं पता कहाँ से लाओगे आप रुपये, हमारे को बस टैक्स चाहिए। अगेन यहाँ पर गांधी जी ने इंटरफियर किया और सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। सत्याग्रह का मतलब होता है फाइट फॉर द ट्रूथ। तो यहाँ पर अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स गांधी जी की इन नीतियों से परेशान होकर उन्हें भी यहाँ पर एक्ट पास करना पड़ता है, और उस एक्ट को वापस से पिछले वाले एक्ट से ही दोहराया गया था कि अगर 25% से नॉर्मल से 25% से कम होती है फसल तो कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। देन द लास्ट टॉपिक, अदर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, अन्य संगठित प्रयास। ऑल इंडिया फार्मर्स असेंबली 11 अप्रैल 1936 को फॉर्म हुई थी। ऑल इंडिया फार्मर्स असेंबली 11 अप्रैल 1936 को फॉर्म होती है। तो 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन होता है। इस असेंबली ने मेन क्या काम किए? वैसे बहुत सारे आंदोलन किए, हम बात 2-3 आंदोलन के बारे में करेंगे। एक आंध्र प्रदेश के बारे में, फिर एक बकास्ट लैंड बिहार के बारे में, और उसके बाद में एक और आंदोलन है जो कि फार्मर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, इस असेंबली ने आंध्र प्रदेश में हुए लैंड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। क्या है कि आंध्र प्रदेश में ज़मींदारों के खिलाफ लैंड सिस्टम वो सही नहीं था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद में बिहार के अंदर 1936 में बकास्त लैंड क्या होती है? स्वयं ज्योति भूमि, खुद के द्वारा जोती गई भूमि, उसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। और सत्याग्रहियों के खिलाफ जो अत्याचार हुए, एट्रोसिटीज़ टुक प्लेस अगेंस्ट द सत्याग्रहस, उसके खिलाफ इन्होंने एक मोर्चा खोला और 18 अक्टूबर 1937 को इन्होंने किसान दिवस मनाया, फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया था। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स थे। तो इन 2 टॉपिक्स में, एक तो बंगाल के अंदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और पीसेंट्स मूवमेंट। पीसेंट्स मूवमेंट्स मेनली 5 है, अदर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स इतना कुछ खास है नहीं, 5 है, जिसके अंदर खेड़ा पीसेंट्स मूवमेंट, इससे पहले हमने किए थे चंपारण किसान आंदोलन, फिर इसके बाद में मूवमेंट्स ऑफ पंजाब, 1875 में रिवोल्ट्स इन साउथ, फिर बंगाल में इंडिगो ग्रो करने वाले किसानों के बारे में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।